सुबह के बज चुके हैं 9। हम आ चुके हैं यूट्यूब पर आपके चहेते चैनल एनएमई कॉर्नर पर लाइव। आज हम आपसे बात करेंगे मॉडर्न इंडिया के बारे में, आधुनिक भारत के बारे में हमारी आज आपसे बात होगी। आधुनिक भारत की आज हम बात करने से पहले थोड़ा सा आपको आज डिस्कशन करेंगे कि किस पॉइंट पे कहाँ से आपको पढ़ना है और कितना पढ़ना है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कुछ चीज़ें आधुनिक भारत में। आज आपसे हम एनालिसिस करना चाहते हैं क्या कि यहाँ से कहाँ से प्रश्न आते हैं और प्रश्न की जो प्रकृति होती है वो क्या है। इसके अलावा कुछ हम जितने यहाँ के जो सिलेबस है, जो यहाँ पे आपका सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस की बात करेंगे और सिलेबस में आपसे हमारी डिटेल में बात होगी अध्यायवार। जब अध्याय के अनुसार हम पूरे सिलेबस का डिस्कशन करेंगे तो वहाँ से आपसे कुछ जो घटनाएं हैं, जो कुछ इवेंट हैं, उन इवेंट पे भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की क्लास के अनुसार हम बात करेंगे इन प्रश्नों पर कि जो प्रश्न आते हैं कहाँ से कितने आते हैं। ये जो हमारा एनालिसिस होगा, विश्लेषण होगा, ये टोटल हिस्ट्री है उस पर होगा, चाहे वो एंशिएंट हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो मिडवल हो या फिर मॉडर्न हो। इन चारों जो सेक्शन हैं जो हिस्ट्री के, उन पे हम करेंगे। और इतना ही नहीं, इसका जो डिस्कशन हम करेंगे वो हम करेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से। कौन से? एक एग्ज़ाम हम यूपीएससी को कवर करेंगे और दूसरा स्टेट पीसीएस को लेंगे। इन दोनों को ध्यान में रखकर हम आपसे बात करेंगे कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं और क्यों पढ़ना इतिहास में कौन किस टॉपिक को ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले हम आइए बात करते हैं पिछले ईयर के कुछ प्रश्नों के आधार पर एक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं कि कहाँ से प्रश्न आएंगे। देखिए, जो इतिहास है, इतिहास के जो सबसे महत्वपूर्ण से जो भाग हैं उनमें 4 भाग हैं। 4 भाग में पहला है भारतीय संस्कृति और दूसरा भाग होता है, आप देखेंगे, वो है प्राचीन इतिहास। तीसरा भाग है मध्यकालीन और चौथा भाग है आधुनिक इतिहास। इन चारों भागों में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो प्रश्न आते हैं वो होते हैं आधुनिक इतिहास से। अभी हमारी जो बात हो रही, देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूपीएससी की और इसके इधर जो प्रश्न बताएंगे वो होगा यूपी पीसीएस के, कि कहाँ से किस सेक्शन से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ से। देखिए, जो संस्कृत है, जो हमारी संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर से अगर देखा जाए तो आईएएस में लगभग हर साल 4 से 6 प्रश्न के मध्य आते हैं और ये बड़े ही कॉन्सेप्चुअल हुआ करते हैं। अगर इसी आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो जो स्टेट पीसीएस है या यूपी पीसीएस है, यहाँ पे इनकी प्रश्नों की संख्या 6 से 10 के बीच में पाई जाती है। ये डिफर करती रहती है, कभी 6 होती है, कभी 6 से ज़्यादा, कभी 10 हो जाती है। लेकिन जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास का वेटेज यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी में भी बराबर बना हुआ है। और जो यूपी पीसीएस है वो प्राचीन इतिहास से जो प्रश्न पूछता है उन प्रश्नों की संख्या लगभग होती है 3 से लेकर 5 के मध्य और 2 से 3 प्रश्न के बीच मध्य होती है यूपीएससी में प्रश्नों की संख्या। यानी 2 से 3 प्रश्न आईएएस में आते हैं और पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में 3 से 5 प्रश्न आते हैं प्राचीन इतिहास से। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन इतिहास का वेटेज थोड़ा सा कम होता है, या फिर मध्यकाल से जो प्रश्न आते हैं वो यूपीएससी में आपके आर्ट एंड कल्चर का भाग होते हैं या फिर वो साहित्य के भाग होते हैं। यानी यहाँ से जो प्रश्न आते हैं 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पीसीएस आईएएस में, लेकिन यही पैटर्न पीसीएस में जाके बदल जाता है। पीसीएस में इसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा उभर कर हमारे सामने आता है। पीसीएस में अगर देखेंगे तो यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो 8 से 10 प्रश्न के आसपास आ जाते हैं मध्यकालीन इतिहास से। और विशेष करके पीसीएस मध्यकाल के इतिहास की राजनीति को फोकस करके पूछता है कि कौन भारत का नेपोलियन था, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि आईएएस में ऐसे प्रश्नों की संख्या कम है। आईएएस में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे वहाँ पे कि जो सामाजिक डेवलपमेंट था, जो समाज में कुरीति थी, उसको लेकर वहाँ पे सोशल कॉन्सेप्ट को लेकर प्रश्न आपके आईएएस में होंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन आता है वो है आपका आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से जो प्रश्न आते हैं वो यूपीएससी में अगर आप देखें तो यूपीएससी में इसकी प्रश्नों की संख्या 8 से 10 के बीच में होती है। 8 से 10 प्रश्न यूपीएससी यानी आईएएस में आते हैं,
जबकि पीसीएस में अगर हम बात करें तो पीसीएस में यही पैटर्न थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इनकी संख्या 10 से लेके 15 या 18 के बीच में होती है। अब देखा जाए तो टोटल इतिहास से कितने प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। आईएएस के सेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो टोटल इतिहास का जो खंड है, जो वेटेज है, वो लगभग 20 से लेकर 22 प्रश्न आ जाते हैं। कभी कभी ये आंकड़ा 25 को भी छू लेता है। जबकि यूपी पीसीएस में प्रश्नों की संख्या जो होती है ये टोटल इतिहास से जो होती है ये होती है आपके लगभग 30 से 35 के मध्य। अब आप देख सकते हैं कि कितना वेटेज है। तो यानी 1/3 हिस्सा इतिहास कवर करेगा अगर कल्चर को जोड़ लिया जाए तो। अब तक आपने जिसकी हमने आपसे डिटेल में बात कर ली है, जिन जिन टॉपिक की हमने आपसे प्राचीन इतिहास पूरा कवर किया है, मध्यकाल कवर किया है, यानी आईएएस में हमने अब तक आपसे 5 प्रश्न को कवर कर लिया है। और अगर देखा जाए यूपी पीसीएस में तो यूपी पीसीएस में लगभग 18 प्रश्न के आसपास हमने कवर किए हैं, या 18 ना कहे, ज़्यादा बेईमानी होगी तो 15 तो कहना ही तय है, यानी 15 प्रश्नों की हमने डिस्कशन कर ली है। अब जो हमारा मेजर सेक्शन होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, वो होगा आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में आपके पीसीएस में 10 से 15 प्रश्न आते हैं और आईएएस में 8 से 10 प्रश्न आते हैं। तो इन्हें कवर करना बहुत ही आवश्यक है। अगर एक दूसरे विश्लेषण के रूप में अगर हम देखें, आपको सामने एक और विश्लेषण प्रस्तुत करें, तो अगर देखा जाए हिस्ट्री में जो इतिहास है, इतिहास में हम 2 भागों में बांट कर देखें। पहला भाग होगा कल्चर प्लस एंशिएंट हिस्ट्री और प्लस मेडिवल हिस्ट्री, ये पहला भाग है। और दूसरा भाग होगा हमारा नेशनल मूवमेंट या मॉडर्न इंडिया। ये जो प्रश्नों का जो कवरेज करता है, ये लगभग करता है 60% प्रश्न को यहाँ से आने हैं, लगभग 60% प्रश्न यहाँ से आने हैं। लेकिन जो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये लगभग 40 से 45% ही प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नेशनल मूवमेंट या मॉडर्न इंडिया का वेटेज कितना अधिक है, इसका भार कितना अधिक है एग्जाम की दृष्टि से। तो आज हम आपसे स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में आज आपके हम जो आज की क्लास होगी, ये बेसिक आज पढ़ाया कुछ नहीं जाएगा, बताया कुछ नहीं जाएगा। आज आपको केवल सिलेबस कवर कराया जाएगा और सिलेबस कवर कराते समय आपको हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आप 2 से 3 प्रश्न इसी से कवर कर लेंगे, क्योंकि हम ऐसे कई महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको एक थीम, यानी हम आपको एक जर्नी कराएंगे जो एक थीम के तहत होगी। और इस थीम को जब आप पकड़ लेंगे तो आपको 2 से 3 प्रश्न सॉल्व करने में ये डायरेक्ट आपको हेल्प करेगा। तो आज इन्हीं प्रश्नों की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारी आज आपसे बात होगी जिस पे वह विषय क्या है, वो टॉपिक कौन कौन से हैं। तो आज के टॉपिक में अगर हम बात करेंगे तो हमारी आपसे चर्चा होगी, हम आज के इतिहास के जो सिलेबस है, जो आधुनिक भारत का जो सिलेबस है, उसे हम 2 भागों में बांट कर देखेंगे। वो कौन कौन से 2 भाग हैं? पहला भाग हमारा होगा, पहला पार्ट होगा कि 1857 को हम एक चिन्ह मान लेंगे कि 1857 के पहले क्या होता है, 1857 के बाद क्या होता है। 1857, अगर हम 1857 की जो क्रांति होती है उस क्रांति के पहले की बात करें, उसके पहले का एक भाग हमारा सिलेबस का होगा और दूसरा हमारा भाग होगा 1857 की क्रांति के बाद। तो 1857 की क्रांति के पहले का जो पार्ट हम बात करेंगे, उसमें सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन होगा वो डिस्कशन होगा आपसे कि भारत में जो यूरोपीय आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। यानी पहले चैप्टर में पहला जो पार्ट होगा हमारे इतिहास का, जो पहले चैप्टर में हम बात करेंगे वो हमारा बात होगा क्या, यूरोपीय आगमन, यूरोपीय का भारत में आगमन। ये जो यूरोपीय भारत में आ रहे हैं, इसी चैप्टर के साथ एक भाग और हम ही जोड़ के पढ़ेंगे, वो क्या है, अंग्रेजों का भारत में विस्तार। ये 2 चैप्टर एक साथ हम जोड़ के पढ़ेंगे। जो यूरोपीय आ रहे हैं वो कौन कौन से भारत में आ रहे हैं, ये भी आपको जानना उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए आपको बताएं, इसमें जब हम इस चैप्टर को कवर करेंगे तो हम बात करेंगे पुर्तगाली की। पुर्तगालियों के बाद
हम बात करेंगे आपसे डच की। डच के बाद हम अंग्रेज़ों की बात करेंगे। अंग्रेज़ों की बात करने के बाद हम बात करेंगे आपसे फ्रांसीसी की। ये 4 जो महत्वपूर्ण सेशन हैं इनकी कवर करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि इन चारों में जो एक युद्ध सा छिड़ा हुआ था, जो एक दूसरे से वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई थी, उसको हम कवर करेंगे। इसके बाद जिस टॉपिक को जो दूसरा टॉपिक हमारा होगा, और ध्यान रखिएगा इसी भाग में जब हम यूरोपीय के आगमन भारत में और अंग्रेजों के विस्तार की बात करेंगे तो इसी भाग में हमारी आपसे बात होगी प्लासी के बारे में। प्लासी का युद्ध आप देखेंगे 1757 में होता है और 1757 में ये प्लासी एक प्रॉक्सी वार होता है। आप देखेंगे इतिहास में इतिहासकारों ने इसे एक प्रॉक्सी वार के नाम पे जाना जाता है, छद्म युद्ध कहा है। ये जो प्रॉक्सी वार क्यों होता है, छद्म क्यों होता है, तो इसके बारे में आप जानते हैं। जब वहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो आपको हम बताएंगे कि क्या क्या होता है वहाँ पर, कौन कौन सी कॉन्स्पिरेसी चलती है, षड्यंत्र क्या होता है। और एक चीज़ और, ये प्रॉक्सी वार आप देखेंगे कई जगह आपको देखने को मिलेगा इतिहास में। और इतना ही नहीं, जो आप इसके पहले अगर देखेंगे पानीपत प्रथम में आपको ज्ञात होगा कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है ये युद्ध। और होता है जब बाबर और इब्राहिम के बीच में होता है, 1526 का समय है, तो वहाँ पर राणा सांगा बाबर को इन्विटेशन भेजते हैं युद्ध के लिए भारत में, और राणा सांगा खाते हैं धोखा वहाँ पर। और धोखा क्या खाते हैं, उसके बाद उन्हें खुद बाबर से युद्ध करना पड़ता है खानवा का, और खानवा के युद्ध में वो खुद पराजित होते हैं और फाइनली स्थापित हो जाती है वहाँ पर क्या, मुगल शासन। यही हाल आप देखेंगे इसके पहले जब तुर्कों ने भारत में आक्रमण करना शुरू किया था तो तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन के युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो हैं वो हारते हैं 1192 में, 1191 में तो विजयी होते हैं, 1192 में वो फाइनली हार जाते हैं। जब 1192 में उनकी पराजय होती है तो आप देखेंगे जो इन्विटेशन भेजा था मोहम्मद गोरी को, वो भेजने वाले थे जयचंद। और जब वो गोरी जयचंद को भी हराता है चंदावर के युद्ध में 1194 में, तो देखेंगे वो भी बड़ी बुरी तरह से धोखा खाते हैं। वही कुछ हाल आपके प्लासी में भी दिखेगा, जिन्होंने अंग्रेजों को उकसा के प्लासी लड़ाया। उसमें आप देखेंगे प्लासी के बाद एक तलवार की कंपनी, एक तराजू वाली कंपनी तलवार की कंपनी में कैसे बदल जाती है। वह कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी, वो भारत में शासन करने लगती है। ये कैसे घटना घटित होती है, ये कैसे होता है, इसकी बात हम इसी चैप्टर में आपसे करेंगे। अगर यहाँ पे जो अंग्रेजों ने विस्तार किया था, उनके विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो विस्तार में हमारे आपसे चर्चा होगी वो कैसे विस्तार कर रहे हैं बंगाल में, कैसे विस्तार कर रहे हैं वो मैसूर में, कर्नाटक में उनका विस्तार कैसे हो रहा है, उनका विस्तार कैसे मराठाओं से कैसे वो लड़कर और अपना विस्तार कर रहे हैं, यानी मराठाओं पर कैसे आधिपत्य कर रहे हैं, और साथ इसके लिए उनकी नीति क्या थी, इसकी भी हम आपसे डिटेल में बात करेंगे यहीं पर। इसके बाद ये पहला चैप्टर के बाद जो दूसरे चैप्टर हमारा होगा जिस पे हमारी चर्चा आपसे होगी, वो दूसरा चैप्टर कौन सा होगा? ये दूसरा चैप्टर होगा भारत में ब्रिटिश नीति। जो ब्रिटिशर थे वो भारत में कौन सी नीति लेकर आते हैं, इस पे हम बात करेंगे। इनकी पॉलिसी क्या थी, ये जिस पॉलिसी के तहत ये भारत में काम करते हैं उसकी बात करेंगे। और पॉलिसी में इनकी नीति में हम बात करेंगे आपसे इनकी सांस्कृतिक नीति, इनसे हम इनकी बात करेंगे प्रशासनिक नीति, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो है आर्थिक नीति। इन 3 नीतियों की जब हम बात करेंगे तो हमारी आपसे डिस्कशन क्या होगा, ये नीतियों का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा। और जब प्रभाव की चर्चा करेंगे तो न सिर्फ हम भारत की चर्चा करेंगे, न सिर्फ इंडिया पर इसका प्रभाव बात करेंगे, बल्कि इसके प्रभाव की हम ब्रिटिशर पर भी बात करेंगे कि ब्रिटिश इससे कितने लाभान्वित होते हैं और भारत कितने चूसे जाते हैं। इसी समय हम आपको याद दिलाएंगे कुछ सिद्धांत कि व्हाइट मैन बर्डन क्या होता है। इसी समय व्हाइट मैन बर्डन के सिद्धांत की हम आपसे बात करेंगे। इसी समय हमारी आपसे बात होगी व्हाइट मैन बर्डन के अलावा हम आपसे बात करेंगे ददनी व्यवस्था की
कि ददनी व्यवस्था के तहत कैसे अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया। इसके बाद यही हम बात करेंगे आपसे ड्रेन ऑफ वेल्थ की, ड्रेन ऑफ वेल्थ की कि कैसे धन के निर्गमन का सिद्धांत दिया, कि धन के निर्गमन कैसे हुआ। जो हमारे यहाँ एक इकोनॉमी, जिनकी इकोनॉमी को सुधारने की बात कर रहे थे, जो सांस्कृतिक वर्चस्वता की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि वाइट मैन बर्डन है, जो सफ़ेद व्यक्ति हैं, ये जो काले और असभ्य लोग हैं जो भारत के, ये हमारे ऊपर एक बर्डन है, इन्हें सुधारना है, इन्हें सभ्य बनाना है। इस सिद्धांत को लेकर वो बात कर रहे थे, कहते थे कि जो काले लोग हैं, जो भारतीय हैं, ये असभ्य हैं और हम गोरे लोगों को का यह दायित्व है कि इन्हें सभ्य बनाया जाए। और इसी सभ्य बनाने की प्रक्रिया में जो वो दावा करते हैं कि हम सभ्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसी प्रक्रिया में वो भारत के पूरे धन को लूट कर ले जाते हैं। जो एक भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, उसे वो सोने से कंगाल बना देते हैं और केवल चिड़िया का ठठेरा बजता है, यानी केवल हड्डी बजती है, बाकी सब चूस ले जाते हैं ये। और जब तक हम जागते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और भारत पूरी तरह से चूस लिया जाता है इन अंग्रेजों के द्वारा। ये बात करेंगे। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर हमारा यहाँ पे होगा, जो हमारा तीसरे चैप्टर में जो डिस्कशन हम करेंगे, ये हमारा कौन सा बात हो रहा है? बात हो रहा है 1857 के पहले के चैप्टर में। जो तीसरे चैप्टर में हमारी आपसे बात होगी वो होगी सामाजिक धार्मिक सुधार के बारे में। ये वही वर्ग है जो अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए भारत में सुधार कर रहा है। ये खुद सुधार करके उनको चैलेंज दे रहा है कि हम असभ्य नहीं हैं, हमारी जो प्राचीन चीज़ें हैं, जो प्राचीन सभ्यताएं, हमारी जो प्राचीन जो हमारे विरासत हैं, वो आपसे बड़े अच्छे हैं। और इसके लिए सुधार के लिए आते हैं, दो वर्ग बनता है, एक अंग्रेजों की को श्रेष्ठ मान के सुधार चाहता है और दूसरा अपनी जो पूर्वज हैं, अपनी जो विरासत है उसमें देखकर सुधार करते हैं। जो अपने विरासतों में देखकर सुधार करते हैं वो आप देखेंगे वो भारतीय यानी वेदांत को सपोर्ट करेंगे, और जो उनको सपोर्ट करते हों, अब देखिए इसमें आपको नाम हम बताएंगे राजा राम मोहन राव का। इसमें हम आपसे चर्चा करेंगे राजा राम मोहन राय ने जब ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं और आगे जाकर ब्रह्म समाज दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग आप देखेंगे, ठीक है, लाइट सही है। अब आप यहाँ देखेंगे ब्रह्म समाज आगे जब दो भागों में बढ़ जाता है तो एक भाग के लीडर होते हैं केशव चंद्र सेन और दूसरे के होते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये इसकी बात हम आपसे यहाँ पे करेंगे। राजा राम मोहन के बाद कुछ समाज सुधारक और थे, जैसे यहीं पे हम बात करेंगे आपसे दयानंद सरस्वती की। दयानंद सरस्वती की बात करेंगे, वो आर्य समाज की स्थापना करते हैं और आर्य समाज के माध्यम से जन जन में भारत में ये राष्ट्रवाद का प्रसार भी करते हैं, यानी नेशनलिज्म का प्रसार कर रहे हैं इसी दौरान वो घूम घूम कर। और इसी समय जो विदेशियों में भी जो सुधार चल रहा है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी चल रही है, उसकी भी हम आपसे ही बात करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे अलीगढ़ मूवमेंट, जो सुधार थे ये हिंदुओं में चल रहे थे। हिंदुओं में सुधार विवेकानंद कर रहे थे। विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके यहाँ पे रिफॉर्म करेंगे। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जो एक वर्ग मुस्लिम वर्ग था उनमें भी सुधार करने के लिए अलीगढ़ आंदोलन चल रहा था। और अलीगढ़ आंदोलन के साथ एक देखेंगे उसी के समानांतर एक देवबंद आंदोलन भी यहीं पर एक्टिव था। और देवबंद आंदोलन देखेंगे, इतना ही नहीं, आप देखेंगे देवबंद आंदोलन दोनों एक दूसरे के साथ मुस्लिम रिफॉर्म करने की बात करते हैं और एक दूसरे के कहीं कहीं विरोधी भी हैं। तो ये तीसरा चैप्टर हमारा होगा। पहला हमने आपको बताया क्या? पहला हमने बताया यूरोपी का आगमन और भारत में प्रसार। दूसरे चैप्टर की हमने आपसे बात की कि दूसरे में हम बात करेंगे कि भारत में जो पॉलिसी लेकर आए हैं, जो नीति लेकर आए हैं, वो क्या थी, सांस्कृतिक, राजनीतिक और प्रशासनिक, आर्थिक, ये क्या क्या थी। उसके बाद फिर हमने आपसे बात की कि जो सामाजिक सुधार हुए, जो उसके जवाब देने के लिए वो कौन से थे। आप इन तीनों को आप देख सकते हैं। इसके बाद हम जिस चौथे चैप्टर में चलेंगे, यानी जो चौथा भाग चौथा हमारा भाग होगा, वो भाग कौन सा होगा? चौथे भाग में हम आपसे बात करेंगे कि जो ब्रिटिश काल की जो नीति एक्ट हैं, जो राजनीतिक सुधार के लिए जो उन्होंने एक्ट ले आए, उन्होंने कुछ एक्टों को भी लेके आया भारत में, वो कौन कौन से थे। और इसी एक्ट के दौरान हम बात करेंगे जो ब्रिटिश काल के जो चौथे पार्ट में जो एक्ट थे उसकी बात करेंगे। तो इसी में हम चर्चा करेंगे आपसे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में।
कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की हम बात करेंगे। आपसे हम बात करेंगे यहाँ पे जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है कौन सा? 1784 का। यहीं पे हमारी आपसे चर्चा होगी। यहाँ पे एक इशू आ रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर रहे हैं। देखिए अब तो लाइट सही है, लाइट की इशू कभी कभी आ रही है। चलिए पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे 1784 में जो आ रहा है। उसी समय आप देखेंगे बार बार चार्टर एक्ट आ रहे हैं, चार्टर एक्ट बार बार आ रहे हैं। यहाँ पे चार्टर एक्ट आएगा वो होगा 1813 का। 1813 के बाद 1853 का चार्टर आएगा। और फिर इसी क्रम में आप देखेंगे कि 1853 का एक एक्ट आता है। कि लाइट की समस्या थोड़ी सी दिक्कत कर रही है दोस्तों। चलिए अब उसका इलाज हमने कर दिया है, अब लाइट की दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए तो 1853 का एक्ट आता है और उसके बाद आप देखेंगे तो 1857 की जो रिवोल्ट होता है वहाँ तक की हम टोटल बात कर लिए। वहाँ तक जो रिवोल्ट होगा उसके बाद फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 का जो एक्ट आता है उसमें जो प्रावधान किए गए उसके बाद भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया 1858 और यहाँ से ब्रिटिश जो कंपनी शासन को समाप्त करके लाया जाता है क्राउन का शासन। अब यहाँ तक अगर बात करें तो इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़, यानी ये जो हमने आपको 3 भागों में बांट के इतिहास को बताया, कौन सा? पहला हमने बताया कि 1857 के क्रांति के पहले, इतनी 4 चैप्टर में बांट करके इनके हम पहले की काल को देखेंगे। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें यहाँ छूटी हुई हैं। कौन कौन सी? इसी के दौरान हम आपसे बात करेंगे भारत में जनजातीय विद्रोह की। जो जनजातियाँ हैं, जो जनजाति हैं वो जो विद्रोह कर रहे हैं इनके रिवोल्ट की बात करेंगे। साथ ही साथ कृषक रिवोल्ट की बात करेंगे, साथ ही साथ नागरिक विद्रोह की बात करेंगे। आपको कुछ उदाहरण आपको हम बता दें कि जैसे संथाल हो गया, पाइक हो गया, बिरहोर हो गया, कुंका हो गया, सन्यासी, नील, तेभागा, मुंडा, खासी, ये सब विद्रोह लगातार अंग्रेजी जो नीतियाँ आती हैं उन नीतियों के खिलाफ हो रहे थे। इन नीतियों के खिलाफ जो विद्रोह होते हैं, जो रिवोल्ट होते हैं, इनकी हम चर्चा आपसे करेंगे। और इसके बाद जो हमारा ये 5वां था, 6वीं जो 6th हमारी जो थीम होगी जिस पे हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विकास कैसे होता है इस काल में। और इस शिक्षा के विकास को लेकर एक डिबेट चलती है, पाश्चात्यवादी वर्सेस आंग्लवादी। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक वर्ग कहता है कि जो शिक्षा का डेवलपमेंट होना चाहिए वो अंग्रेजी पद्धति से होना चाहिए, जबकि एक वर्ग वहाँ पे आता है कहता है भारतीय शिक्षा के माध्यम से इनका शिक्षा का विकास किया जाए। तो यहाँ पर एक डिबेट आती है, उस डिबेट की भी हम आपसे बात करेंगे। इसके बाद हमारी जो यहाँ से अगली जो हमारी मूव होगी वो हम करेंगे आपसे प्रेस की डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट ऑफ प्रेस या प्रेस का विकास। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो न्यूज़पेपर था उसके विकास में, या जो पत्र थे, समाचार पत्र थे, उनके विकास में क्या क्या बाधाएं आए और कौन से कैसे आगे बढ़ बढ़े। इसके बाद हमारा जो आगे आएगा, यानी ये 1858 तक की हम जो थीम थी, 1857 तक की थीम की हम बात कर लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपसे वो जो मेजर टॉपिक कौन सा था, वो 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में किस टॉपिक पे हमारी चर्चा होगी? 1857 की क्रांति पे हम जब आपसे बात करेंगे तो हमारी पहले चर्चा होगी कि 1857 क्रांति का कारण क्या था, और दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसकी प्रक्रिया क्या थी, और कारण व प्रक्रिया के बाद हम जो देखेंगे कि इसका परिणाम क्या रहा। परिणाम में 2 चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। एक, इसका परिणाम हम देखेंगे इंडिया पर क्या परिणाम पड़ा, और दूसरा ब्रिटिश पर क्या परिणाम पड़ा। तो आप देखेंगे दोनों पर इसके परिणाम बड़े भयावह होते हैं। इतना ही नहीं, इंडिया पे इसी घटना के बाद राष्ट्रवाद का उभार होता है और आप देखेंगे अंग्रेज़ों को ये झकझोर कर रख देता है। तो ये इसके बाद हम बात करेंगे। फिर 1857 के बाद हमारी जो अगली बात होगी वो हम आपको देखेंगे, हमारी चर्चा होगी नेशनल मूवमेंट पर।
नेशनल मूवमेंट पे हम बात करेंगे। और इस नेशनल मूवमेंट पे जब हम आपसे चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो स्थापना होती है 1885 में कांग्रेस की, ये कांग्रेस की स्थापना क्या रोल अदा करती है, कांग्रेस जो है नेशनल मूवमेंट में कौन सा रोल अदा करता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले जो संस्थाएं थी उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। कांग्रेस की पहली जो संस्थाएं बनी उनका क्या रोल था और वो कौन कौन सी थी, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। उसके बाद 1885 के बाद जो नेशनल मूवमेंट में थे इनकी रोल की बात करेंगे। तो ये हमारा एक खाका था 1885 तक। 1885 के बाद जो हम खाका खींच रहे हैं उसकी आपसे हम बात कर रहे हैं, आइए देखिए उसकी चर्चा करते हैं। 1885 के बाद जो खाका होता है उसकी अगर हम आपसे चर्चा करें तो आप देखिए, पहले हम पेज लगा लें। आइए देखिए, 1885 के बाद जो हमारा नेशनल मूवमेंट होता है, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन होता है, से एनएम से इंडिकेट कर रहे हैं, इसे हम दो भागों में बांटते हैं मेजर रूप से। पहला पार्ट हमारा होता है कौन सा, पहला भाग होता है वो चरण जो उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है, या ऐसे भाग को हम बात करें जो बंगाल, जब तक यहाँ पे उदारवादी लोग थे जो अपने विनय की नीति के साथ अंग्रेजों से मिल रहे थे, या इसे हम ऐसे देखें तो एक चरण हम बात कर लें आपसे कौन सा, एक हम बात करेंगे उदारवादी चरण, और उदारवादी के बाद दूसरा चरण जो सबसे मेजर होता है वो होता है गांधीवादी। लेकिन इन दो चरणों के बीच में एक चरण चुटपुट दौड़ में आता है जिसका नाम था गरमपंथ या गरमवादी। हमारे पास अब नेशनल मूवमेंट में तीन धाराएं हो गई। पहली धारा कौन सी हो गई, उदारपंथी, दूसरी धारा गरमपंथी और तीसरी गांधीवादी। और जो सबसे ज़्यादा रोल अदा करेगी, जो सबसे मेजर रोल अदा करेगी, भारत की राजनीति को पलट कर रख देगी, वो होगी आपकी गांधीवादी धारा। हालांकि इसको लेकर कई विद्वानों, कई इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं गांधी ने राजनीति खेली थी, गांधी ने नेशनल जो आंदोलन है उसको भारत को आज़ाद नहीं कराया। लेकिन हमें आपके एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट हैं उनकी बात न करके हमें मध्यम मार्ग का अनुसरण करना होगा। देखिए, इतिहास के लेखन की दो धाराएँ हैं। दो धाराएँ एक तो ऐसे हैं जो मार्क्सवादी विचारधारा के हैं। मार्क्सवादी सब जगह बुर्जुआ वर्ग खोजता है। वो कहता है कि जो जितने भी मूवमेंट हुए हैं ये बुर्जुआ अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है। गांधी को एक बुर्जुआ वर्ग मानता है, एक एलीट क्लास मानता है, और दूसरे जो हैं वो है समाजवादी। समाजवादी के साथ वो क्षेत्र जो ये मानता है कि गांधी ने ही जो गांधी की क्षेत्र सब कुछ करता है। लेकिन ये इनके बीच में तीसरा वर्ग भी आता है और वो होता है गांधीवादी मूवमेंट या गांधीवादी वर्ग। ये मध्यम मार्गी है, ये मध्यम मार्गी इतिहासकार हैं। या फिर इन्हें इस तरह से देख लें, एक इतिहासकार हैं जो ब्रिटिश के हैं, वो अपने पक्ष को रखते हैं, दूसरे हैं जो इंडियन हैं वो अपने पक्ष को रखते हैं, और इसके बीच में एक इतिहासकार आते हैं जो दोनों के पक्ष के रखते हैं। तो हमें अपने एग्जाम की दृष्टि से इन दोनों पक्षों की ही चर्चा करनी होगी। क्लियर? तो आइए अब यहाँ से हम जब नेशनल मूवमेंट की हम बात करेंगे, जहाँ से सबसे अधिक प्रश्न आने की संभावना होती है और सबसे अधिक प्रश्न आते हैं, तो वहाँ से अगर हम बात करेंगे तो नेशनल मूवमेंट को हम तीन चरणों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमने बताया आपको वो चरण कौन सा था, पहला चरण था उदारवादी। जब उदारवादी चरण की हम बात करेंगे तो इसका समय आपको बता दें, ये 1885 से लेकर 1905 तक। ये वही 1905 है जब एक घटना घटती है, कौन सी, बंगाल विभाजन। यानी ये काल होता है कौन सा, ये होता है, अगर संस्थाओं के अनुसार देखें या इवेंट के अनुसार देखें तो हम आपको बताएं तो ये होगा कांग्रेस की स्थापना से लेकर बंगाल विभाजन का काल। ये होता है उदारवादी का काल। और बंगाल विभाजन के बाद जो काल आता है, जो मुख्य भाग जो नेशनल मूवमेंट को लीड करता है, वो होता है गरमपंथ। और ये कब तक चलता है, ये तब तक चलता है जब तक महात्मा गांधी जब तक नेशनल मूवमेंट में अपने मुख्य भूमिका को रोल अदा करना नहीं शुरू कर देंगे, तब तक गरमपंथ चलेगा। और ये होता है, आप देखेंगे 1919 तक, कहीं कहीं 1920 भी मिलता है। कोई बात नहीं, एक दो साल किसी काल को लेकर डिवाइड नहीं किया जाता। ठीक है, अब देखिए 1985 से लेकर 1905 के बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, यानी उदारवादी। अच्छा, एक चीज, उदारवादी का जब हम अध्ययन करेंगे
तो हम इनके कुछ बातों पे बात करेंगे कि इनकी नीति क्या थी। इनकी नीति क्या थी तो आपको हम बताएंगे वहाँ पे कि अनुनय विनय की नीति का पालन करते हैं। और इनकी मांग क्या थी, इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के क्षेत्र में आएंगे जो मांग करेंगे कि बात करेंगे अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कहते हैं कि ब्रिटिशों जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ अन ब्रिटिश तरीके से शासन कर रहे हैं, जैसा ब्रिटेन में शासन है हमको वैसा ही शासन नहीं देते। तो इसकी हम बात करेंगे कि ये अनुनय विनय से अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं और अपने पक्ष को रखते हैं, कहते हैं वैसा ही शासन हमको दिया जाए। और मांग के बाद इनकी उपलब्धि क्या रही, इसकी भी हम यही बात करेंगे कि क्या क्या इन्होंने हासिल कर लिया अंग्रेजों से मांग कर। और यहीं पे आप देखेंगे एक नए राष्ट्रवाद का उभार होता है। अगर यहीं पे हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रवाद के उभार के क्या क्या कारण थे, तो ये कारण तो इन ब्रिटिशर की नीतियां भी थी। दूसरा, नेशनल मूवमेंट में जो जन जन में प्रसार हो रहा था उसको, और जो ये उदारवादी वर्ग था ये टोटल एलीट क्लास था, यानी उच्च वर्ग था। इसमें जो शामिल लोग थे आप देखेंगे डॉक्टर थे, वकील थे, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास अभी प्रभुत्व है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो चाहे सोशल हो, इनके पास प्रभुत्व है वही हैं। और जब तक महात्मा गांधी इस नेशनल मूवमेंट में नहीं आ जाते, जब तक गांधी इस मूवमेंट में नहीं शामिल हो जाते, तब तक ये मूवमेंट आम जनता तक नहीं पहुंचता। और जब तक कोई मूवमेंट आम जनता तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो सक्सेस नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। ये बात महात्मा गांधी बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। और आप देखेंगे तो 1905 तक ये जो काल चला उदारवादी का, और ये इनकी सीमाएं बहुत थी। इनकी सीमाओं की हम वहाँ पे चर्चा करेंगे कौन कौन सी सीमा थी। और इन सीमाओं के बाद हमारी जो आपसे बात होगी वो हमारी चर्चा आपसे होगी किसके, गर्मपंथी मूवमेंट के बारे में, कि गर्मपंथी क्या रोल अदा करते हैं। ये गर्मपंथी क्या करते हैं, देखिए बंगाल विभाजन एक बड़ी ही मेड़ होती है या फिर एक सीमा होती है जहाँ से गर्मपंथ भारत में एक्टिव होता है। ये जो गर्मपंथ एक्टिव होने के लिए जो बंगाल विभाजन था वहां पर क्या हुआ, जब बंगाल विभाजन होता है तो एक मूवमेंट चलता है जिसका नाम था स्वदेशी। बंगाल विभाजन 1905 में होता है। देखिए जो छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम होते हैं वहां पे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और यहाँ पे जो गवर्नर था कौन था, करजन था। तो ऐसी चीजें आपसे वहाँ डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप ये जो वीडियो हम आपको ये जो सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको कवर होंगे। अब देखिए कहीं तो यही पूछ लिया जाता है उदारवादी का काल कितना था, कब से कब उदारवादी एक्टिव थे, उनकी नीति क्या थी। तो ये सब चीज़ें अभी सबको हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं। तो अब देखिए 1905 में बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन का परिणाम क्या होता है, इसकी प्रतिक्रिया के रूप में बंगाल में एक मूवमेंट चलता है जिसका नाम था स्वदेशी। स्वदेशी जो मूवमेंट चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट के प्रसार को लेकर जो कांग्रेस था, कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। जो एक वर्ग था वो चाह रहा था कि उसका जो प्रसार हो केवल बंगाल तक रहे, लेकिन वही जो दूसरा वर्ग था वो चाह रहा था इसका प्रसार बंगाल के बाहर भी हो। लेकिन जो प्रस्ताव उन्होंने रखा वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है बनारस में और ये प्रस्ताव पारित नहीं होता। आप देखेंगे इसी का परिणाम होता है, इसी की प्रक्रिया होती है क्या कि आप देखेंगे स्वदेशी आंदोलन और कांग्रेस में एक फूट बनने की कगार पे आ जाता है। और कांग्रेस में ये फूट आप देखेंगे जब बनने की कगार पे आ जाता है तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नेता महाराष्ट्र के एक्टिव होते हैं जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक अपने क्षेत्र में अगली जो कांग्रेस का अधिवेशन होगा उसको चाहेंगे हमारे क्षेत्र में हो जाए। और इसी क्षेत्र में आप देखेंगे कि जो 1907 का अधिवेशन होता है वो सूरत में होता है। और 1906 का जो होता है उसको भी बता दें, 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष होते हैं और ये होता है कलकत्ता में। ये होता है कलकत्ता में। 1907 का अधिवेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये होता है सूरत में। और सूरत में जब ये अधिवेशन होता है तो यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन होता है और कांग्रेस 2 भागों में 2 खेमों में बढ़ जाती है, एक गर्म पंथ और एक नरम पंथ। अब देखेंगे जो कांग्रेस का विभाजन है ये लगातार दोनों के द्वंद्व के बीच में चलता रहेगा और यही एक रीजन है, यही एक समय है कि यहाँ से जो कांग्रेस जो नेशनल मूवमेंट का एक भाग हटकर कांग्रेस से अलग हो जाता है और वो गर्म पंथ के रूप में काम करता है। तो जो गर्म पंथ था इसका उद्भव हमने आपको यही बता दिया, हालांकि हम जब डिटेल में बात करेंगे तो और डिटेल में चर्चा करेंगे। और जब गर्म पंथ आएगा तो गर्म पंथ
कि क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इसकी काल की बात कर लें तो एक्टिव हुआ 1905 में और चलेगा जब तक गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक्टिव नहीं हो जाएंगे तब तक, और ये समय होगा 1919 का। और इसी गर्म पंथ मूवमेंट के समय ही आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है। प्रथम वर्ल्ड वार हो रहा है इसी समय, यह भी आपको जानना होगा। और समय है 1914 से लेकर 1918 के बीच में। गर्म पंथ, और इसी समय गर्म पंथ, ये इनकी जो नीति थी, इसकी भी नीति की हम चर्चा करेंगे। वहाँ पे इनकी नीति क्या थी, इनकी मांगें क्या थी और इनकी अवधारणा क्या थी भारत को लेकर, और इतनी चर्चा के बाद इनकी उपलब्धियां क्या रही, और इसके बाद इनके उत्तराधिकारी कौन हुए, इस मोमेंट के बाद किसने इस सत्ता को संभाला, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो इस सत्ता को जो संभालेंगे वो होंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इस सत्ता को संभालकर आगे बढ़ाते हैं और आगे वो ले जाएंगे तब तक जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल जाती। अब आपकी हमारी जो बात होगी वो 1905 से लेकर 1919 के बीच में होगी कि कौन कौन सी घटनाएं इस बीच में हो रही हैं, उसकी भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो देखें, जो 1905 से लेकर 1919 की भी जो घटनाएं आपके सामने देखेंगे वो कौन सी हैं। इन घटनाओं के बीच में आप देखेंगे तो पहला हमने बताया जैसे कि चर्चा में सूरत विभाजन होता है, 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन होता है और 1906 के बाद 1907 में सूरत विभाजन। हाँ, ये जब विभाजन लगातार एक्टिव रहता है तो इनको सम्मेलन कर, इनको एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए एक अधिवेशन होता है। लेकिन 1905 से लेकर 1906 के बीच में एक घटना और होती है। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। मुस्लिम लीग का जो गठन होता है और मुस्लिम लीग का गठन करने के लिए जो जिसका योगदान होता है उन्हें आगा खां के नाम से जानते हैं। ये जो आगा खां हैं इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी और जब स्थापना कहाँ हुई, ढाका में। ढाका कहाँ है आपको पता है, बंगाल में। कौन सा, बांग्लादेश में, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और इसका जो ऑब्जेक्टिव था ये चाह रहे थे क्या, इनका मुख्य मांग थी पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्ट्रोल। ये चाह रहे थे कि हमारा जो निर्वाचन हो, जो हमारे लिए जो इलेक्ट्रोल सिस्टम हो वो सेपरेट हो, हमारे क्षेत्र से हमारे ही प्रतिनिधि लड़ें और केवल हमारे ही प्रतिनिधि मुसलमान भाई ही वोट दें, उसमें हिंदू का वोट ना हो। तो ये एक सांप्रदायिकता की बढ़ावा था और ये परिणाम था किसका, ये अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का परिणाम था। अंग्रेज इसी नीति पे बात कर रहे थे और ये नीति डायरेक्ट यहाँ पर देखने को मिलती है, फूट डालो राज करो की अंग्रेजों की नीति 1906 में, जब वो मुस्लिम लीग की स्थापना में पूरा सहयोग देते हैं। और इन्हीं की मांग पर, जो उन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग की, इन्हीं की मांग पर आप देखेंगे जब 1909 का मार्लियामेंटो सुधार आता है। कौन सा, 1909 का मार्लियामेंटो सुधार आता है, उसमें ये पृथक निर्वाचन की घोषणा दे देते हैं और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे देते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से वहाँ पर उन्होंने अपने सिद्धांत को जो उन्होंने लागू किया तो उसको मोहर लगाते हुए आते हैं। किसमें आते हैं, 1909 के मार्लियामेंटो सुधार में, कि हम आपको पृथक निर्वाचन दे रहे हैं। जिस चीज़ की मांग उदारवादी आपके गर्मपंथी लगातार वर्षों से कर रहे हैं, 85 से ही कर रहे हैं, 1800, उसे ये देने से कतई नहीं तैयार है। वो स्वशासन देने के लिए, होम रूल देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जैसे ही पृथक निर्वाचन की मांग अंग्रेजों ने की, क्यों, क्योंकि उनके नीति के अनुसार था, तो उन्होंने तुरंत उसको दे दिया। तो ये चीज़ आप देखेंगे यहाँ से एक स्पष्ट आता है कि फूट डालो राज करो की नीति वो चाहते थे। अब फिर 1911 में जो बंगाल विभाजन होता है उसको लेकर घोषणा होती है दिल्ली दरबार के नाम से, और इस दिल्ली दरबार 1911 में जो होता है वहाँ पर जो बंगाल विभाजन होता है उसे रद्द कर दिया जाता है। और जो अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का आधार बताया था वो बताया था प्रशासनिक आधार, कि वहाँ पे प्रशासन नहीं कर पाते। जबकि आप देखेंगे कि 1905 में जो बंगाल विभाजन उन्होंने किया या 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना की, ये दोनों उनकी फूट डालो राज करो नीति का भाग था। और यहाँ पर जो गवर्नर था वो कर्जन हुआ करता था, और कर्जन की प्रक्रिया आप बहुत ही तीव्रता से देखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद 1911 तक कहानी हो गई। अब जो कांग्रेस सूरत अधिवेशन में 1907 में बटा था, वह आता है 1916 में लखनऊ
लखनऊ में। ये लखनऊ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर एक पैक्ट होता है, एक समझौता होता है, किसके किसके बीच? यहाँ पर 3 लोगों के बीच समझौता होता है। वो कौन कौन से 3 भाग हैं आप देखिए। तो पहला पार्ट यहाँ पर है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग पहला भाग। दूसरा भाग यहाँ पर है नरम पंथ और तीसरा भाग है गरम पंथ। इन तीनों भागों में बीच समझौता होता है और तीनों एक साथ जुट जाते हैं। अब तीनों कांग्रेस में शामिल हैं और जब तीनों कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो एक आप देखेंगे यहाँ से जो कांग्रेस की स्थापना, जो कांग्रेस को एक नया मुकाम मिलता है, वो एक अलग रूप में आता है। और ये तीनों शामिल होते हैं कहाँ पर? लखनऊ पैक्ट में। अब जो मुस्लिम लीग का अलग से डिमांड थी, अलग पृथक निर्वाचन की, वो यहाँ पर मांग मंजूर कर दी जाती है कि ठीक है हम पृथक निर्वाचन की मांग करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं लखनऊ पैक्ट की एक कमी हमारे सामने आती है, जो कि ये उसे कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। जब हम लखनऊ पैक्ट की कमियों की बात करेंगे तो इसकी हम आपसे वहाँ चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको लखनऊ पैक्ट से आगे बढ़ना होगा। और इसके बाद आप देखेंगे जो 1916 का ही समय है, यहीं पे 1916 में एक बेहतरीन बड़ा सा मोमेंट स्टार्ट होता है जिसका नाम है होम रूल। और इसके 2 नेता हैं। इसके एक तरफ महाराष्ट्र की तरफ है तिलक और दूसरी तरफ जो चेन्नई या उत्तर भारत का हिस्सा है, यहाँ पर इसे लीड कर रही थी एक महिला जिसे नाम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट लीड कर रही थी। और जो बड़ा होम रूल जबकि जिनका सबसे अधिक प्रसार हुआ था वो यानी जो ब्रांच थी वो होम रूल की, वो एनी बेसेंट की थी। इसी दौर में आप देखेंगे अब फिर 1919 में आता है। 1919 में मॉन्टेन्यू चेसफोर्ड का सुधार आता है और ये 1919 के शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अब हमने आपसे जिसका खेमा उठाया था, जिसकी हमने आपसे चर्चा करने के लिए बात की थी, वो था 1905 से लेके 1919 की चर्चा। तो 1905 से लेके 1919 तक इतने टॉपिक को हम वहाँ पे बात करेंगे आपसे। अब आप देख रहे होंगे कि इस क्लास की इंपॉर्टेंस क्या है। इस क्लास में आपको पूरे टॉपिक एक साथ बांध कर दिए जा रहे हैं कहानी के माध्यम से, और जब इन एक टॉपिक को हम एक एक टॉपिक को खोलेंगे, एक एक टॉपिक को डिटेल में चर्चा करेंगे, तब आपको समझ में आएगी कि इंडियन मोमेंट कितना बड़ा है और क्यों यहाँ से इतने प्रश्न आते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस की आपकी चर्चा तब वहाँ से होगी। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको हमने पहले बताया प्रश्नों के माध्यम से। अब 1919 के बाद आप देखेंगे मेजर रोल महात्मा गांधी का आता है और यहीं से वो स्टार्ट करते हैं असहयोग आंदोलन। यहीं से आप देखेंगे उसके बाद फिर कुछ समय के लिए वो राजनीति से बाहर होते हैं, लेकिन जो 1905 से 1919 के बीच में एक और आंदोलन चल रहा है, 1915 के बीच में मुख्यतः है। ये विदेशों में जो आंदोलन चल रहा है, जो गर्मपंथी एक्टिव हैं, आप वहाँ देखेंगे। इसी में आप देखेंगे गदर पार्टी की स्थापना हो रही है और ये स्थापना हो रही है कहाँ? ये स्थापना हो रही है 1913 के आसपास। तो ये विदेशों में भी ये गर्मपंथ एक्टिव था। इसकी जो जड़ें थी इंडिया से बाहर भी फैली हुई थी। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से हम आगे चलें। अब बिल्कुल यहाँ से आगे चलेंगे। अब यहाँ से हम आगे अपनी बात को लेके चलेंगे 1919 के बाद। 1919 के बाद जो चरण होता है वो होता है गांधीवादी आंदोलन। गांधीवादी आंदोलन को हम मुख्यतः आप देखेंगे तो कुछ भागों में बांट कर देखेंगे और वो चरण कौन कौन से हैं उसकी हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले गांधीवादी आंदोलन को आप समझेंगे असहयोग आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में। इतना आप समझ लें। इसी समय महात्मा गांधी भारत की राजनीति में एक्टिव होंगे। और देखेंगे एक चीज़ और, यहाँ पे जो गर्मपंथ है 2 भागों में बटा हुआ है। फिर एक बार जब असहयोग आंदोलन समाप्त होता है तो गर्मपंथ फिर 1922 से लेके 1930 के बीच एक्टिव होता है। और इसी बीच आप देखेंगे काकोरी कांड होता है। काकोरी कांड होता है, इसी के बीच कई शहीदों को फांसी दी जाती है, कई बड़े कांड होते हैं। आप देखेंगे 1919 में ही एक बड़ा घटना होती है, कौन सी? जलियांवाला कांड। और इसी कांड के विपरीत, इसी घटना की प्रतिक्रिया के रूप में गांधी ने चलाया था असहयोग आंदोलन। और यहाँ पे 2 आंदोलन महात्मा गांधी लीड करते हैं, एक है खिलाफत और दूसरा असहयोग।
इन दोनों आंदोलन को ट्विन मूवमेंट के नाम से जानते हैं, यानी जुड़वा आंदोलन। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जुड़वा आंदोलन कौन कौन से हैं। तो असहयोग और खिलाफत दोनों ट्विन मूवमेंट के नाम से इतिहास में जाना जाता है। इसके बाद आप देखेंगे महात्मा गांधी मेजर रूप से एक्टिव होते हैं, और ये जितने मूवमेंट चर्चा करेंगे उनकी उसमें हम बात करेंगे आपसे असहयोग आंदोलन की, उनसे हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की, इनसे हम बात करेंगे आपसे भारत छोड़ो आंदोलन की, जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किए थे। आप देखेंगे असहयोग आंदोलन 1919 और 20 के बीच में चलाया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया जाता है। ये 2 फेज में चलता है, 1932 में रुकता है, फिर 32 फिर स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर ये इसी बीच में आप देखेंगे आता है अगस्त प्रस्ताव। यहाँ पर काफ़ी लंबी कहानी बची होगी जो गांधीयन मोमेंट में होगी, उसकी हम आपसे चर्चा करेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही यहाँ पर संविधान के विकास की भी प्रक्रिया चल रही होगी, उसकी भी हम आपसे यहाँ चर्चा करेंगे। और जैसे ही संविधान के विकास की चर्चा करेंगे तुरंत हम यहाँ से सीधे उठा लेंगे जो टॉपिक होगा वो पॉलिटी, और यहाँ से हम सीधे पॉलिटी में मूव करेंगे और फिर वहाँ से हम पॉलिटी को कवर करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे ये कंटिन्यू एक थीम चल रही है और वो लगातार एक्टिव है। तो यहाँ तक हम बात करेंगे आपसे इंडियन मूवमेंट में, और साथ ही जो गांधीवादी आंदोलन है, इस गांधीवादी आंदोलन की भी हम आपसे बात करेंगे कि इनकी नीति क्या थी, इनकी नीति क्या थी, इनकी प्रक्रिया क्या थी। वही 3 प्रश्न, इनकी प्रक्रिया थी क्या थी और इनके परिणाम क्या होते हैं। और एक चीज़ एडिशनल यहाँ हम ऐड करेंगे कि इनका दर्शन क्या था और इनका भारतीय राजनीति में क्या प्रभाव हुआ और इनका सिद्धांत क्या क्या हुए, इसकी भी हम आपसे चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे गांधी का स्वराज क्या है, गांधी का जो स्वराज है, गांधी का सत्य क्या है, गांधी की जो ग्राम स्वराज की संकल्पना है ये क्या है, गांधी का जो सत्य है ये सत्य को कैसे ईश्वर का नाम लेते हैं, ये हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। लेकिन आपने अब तक देखा कि हमने इस वीडियो में टोटल पूरी तरह से कवर कर लिया है जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत की जो मेजर सेक्शन है जिस पे हमारी चर्चा हमें करनी है उसकी हमने आपसे बात कर ली है। और इन एक टॉपिक को हम उठाएंगे और आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। और इस चर्चा में सबसे पहले हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक होगा आपका कौन सा, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं, वो टॉपिक होगा आपका यूरोपीय का भारत में आगमन। जब यूरोपियों की भारत में आगमन की हम चर्चा करेंगे तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की हम आपसे बात करेंगे, और इसमें हम सबसे पहले उठाएंगे पुर्तगाली को। पुर्तगाली के बाद डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और फिर अंग्रेजों के विस्तार की बात करेंगे। तो आइए फिर मिलेंगे हम आपसे कल सुबह 9 बजे। आज आपने 9 बजे हमें सहा बर्दाश्त किया, अच्छी बात है। और अगर आपने वीडियो को देखा अच्छा लगा तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद अधिक से अधिक दोस्तों इसे शेयर कीजिए जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक दोस्तों को मिल सके। ठीक है, ये जितने हमने इसमें डिस्कशन किया है, इसमें पहली बात आपका पूरा जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है उसे हमने कवर किया है। और उस पाठ्यक्रम के अलावा जो आप देखेंगे इसी पाठ्यक्रम के डिस्कशन के दौरान 2 प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे, खास करके यूपी पीसीएस में या इससे छोटे एग्जाम जो दोस्त हमारे एसएससी और जो रेलवे की तैयारी कर रहे हो वो इसी डिस्कशन से देखेंगे, नेशनल मूवमेंट के कई प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे आज हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, थोड़ी सी इस वीडियो में आप देखें कहीं कहीं लाइट की समस्या आई है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।